अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीएचएम के वाइवा के हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो डिस्कस करेंगे और इसके 3-4 चैप्टर्स हैं वो हम पढ़ेंगे और इसमें जो भी चीज़ें ऐसी होंगी मोटी-मोटी चीज़ें वो हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं होगी। सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ इम्यूनाइजेशन इन ट्रॉपिकल डिजीज़। इसमें आपसे वही इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और सबसे पहले तो ईपीआई है। ईपीआई का मतलब है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जो कि 1974 में लॉन्च किया गया था दुनिया में, ठीक है। और इसमें जो है पहले लॉन्च किया गया था तो बहुत कम बच्चों को जो है वो वैक्सीन दिए गए थे। और ये जो है ईपीआई का जो मेन मकसद था वो 6 किलर डिजीज़ के ख़िलाफ़ था, जिसमें पोलियो, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, पर्टोसिस, मीजल्स और टेटनस, ये 6 डिसऑर्डर, ये 6 बीमारी आती हैं, ठीक है। इसके ख़िलाफ़ जो है वो वैक्सीन्स बनाए गए थे 1974 में, ठीक है। इसमें फिर वही कि जो बच्चे जो है वो 23 मंथ्स तक होते हैं, यानी कि तकरीबन 2 साल 1 महीना कम, ठीक है, तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म के 8 वैक्सीन्स जो है वो दिए जाते हैं। मैं आपको एक लिस्ट शो करवा दूंगा, आपने वो याद रखना है, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ था, ठीक है। तो वो आप याद रखेंगे कि कौन से महीने पे कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, ठीक है, और किस वैक्सीन को किस बीमारी में या फिर किस बीमारी के ख़िलाफ़ लगाया जाता है, क्योंकि वैक्सीन तो हम पहले लगाते हैं ना, तो ये चीज़ आपको इसमें क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको वो पिक्चर दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अब इसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ आपको लेफ़्ट साइड पे दिखाई गई है, जिसमें टीबी है, पोलियोमाइलाइटिस है, डिप्थीरिया है, टेटनस है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह है, निमोनिया है, मेनिंजाइटिस है, मीजल्स है और डायरिया वगैरह है। अब इसके जो वैक्सीन्स है या जो इसके कॉजेटिव एजेंट है, जैसे कि टीबी हमें पता है किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा वायरस, पोलियोमाइलाइटिस जो है वायरस है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया है, सारे के सारे तकरीबन बैक्टीरिया। मीजल्स, डायरिया वगैरह जो है वो वायरस की वजह से होता है। फिर इसमें हम वैक्सीन कैसे लगाते हैं, कौन से लगाते हैं, जैसे कि टीबी है तो उसमें हम बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है, और ये जो है 1 डोज लगाते हैं बस, ठीक है, 1 डोज। और ये सून आफ्टर एडमिशन, ठीक है, मतलब बच्चा जैसे ही पैदा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का एज बताया हुआ है, ठीक है, आपको कि बच्चा जैसे ही पैदा होगा तो तकरीबन मतलब जल्द से जल्द 2-3 दिन में उसको लगाना होता है, ठीक है। इसके अलावा पोलियोमाइलाइटिस जो है वो ओपीवी वैक्सीन उसमें लगाया जाता है, ठीक है, और इसके 4 डोजेज होते हैं, यानी कि 4 वैक्सीन या 4 डोजेज उसके लगते हैं, ठीक है। इसमें एक जो है वो पैदाइश से बाद लगाया जाता है, फिर दूसरा जो है OPV1 जिसको कहते हैं, ठीक है, वो 6 वीक के बाद, फिर OPV2 10 वीक्स के बाद, और फिर OPV3 जो है वो 14 वीक्स के बाद, ठीक है। और IPV भी लगाया, इसमें लिखा हुआ है, वो इसका एक ही डोज होता है, ठीक है, और ये 14 वीक्स के बाद लगाया जाता है। तो ये आपको इसके वो पता होने चाहिए। इसके अलावा डिप्थीरिया और टेटनस, पर्टोसिस, हेपेटाइटिस बी और निमोनिया, इन सब के जो है 1-2 वैक्सीन है, जैसे कि इसमें पेंटावेलेंट वैक्सीन है। पेंटावेलेंट मतलब कि उसमें 5 चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें DTP है, हेपेटाइटिस बी है और हेब का बताया हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब इन सब के ख़िलाफ़ काम करेंगे और इसके 3 डोजेज लगते हैं, एक 6 हफ्ते पर, एक 10 हफ्ते पर और एक 14 हफ्ते पर, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा मीजल्स का आप देखेंगे तो मीजल्स के 2 डोजेज होते हैं, 2 डोजेज लगते हैं, एक 9 मंथ्स पर, एक 15 मंथ्स पर, ठीक है। और इसके अलावा डायरिया, उसके भी 2 डोजेज लगते हैं अगर रोटा वायरस की वजह से हो, ठीक है, एक 6 वीक्स, एक 10 वीक्स। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। बाकी इसमें ये थोड़ा बहुत चीज़ें बताई गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि वैक्सीन जो है किस किस चीज़ से ख़िलाफ़ काम करते हैं, जैसे BCG का बताया हुआ है, तो ये टीबी में मदद देता है। हेपेटाइटिस बी जो है वो यरकान वगैरह बताया हुआ है, ठीक है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी हम कहते हैं, ये उसका पूरा शेड्यूल। और ये चीज़ कम अज़ कम आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अगर वाइवा के लिए नहीं तो बंदा ऐसे ही अपनी नॉलेज के लिए इसको याद रखता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है वो हम अपनी PPT की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है आपको थोड़ा बहुत इम्यूनिटी के बारे में बताया। इम्यूनिटी का आपको पता है कि बॉडी की वो एबिलिटी है जो बीमारियों के खिलाफ पैथोजन से लड़ती है, ठीक है,
और हमें बीमारियों से बचाती है। इस पे हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे, आपको ये ऑलरेडी पता है। फिर इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती हैं जो आपकी बॉडी खुद बनाए, ठीक है, यानी किसी इन्फेक्शन के बाद, किसी बीमारी के बाद आपके खिलाफ आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं, ठीक है, उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी वो है जो आपको बनी बनाई मिल जाती है, जैसे ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मदर से मिलती है, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, या फिर इसी तरह ब्लड एक्सचेंज के थ्रू मिलती है, तो वो जो है पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। अब इसको आपको वही सारी चीज़ आपको पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, टॉन्सिल्स वगैरह आते हैं, थाइमस, स्प्लीन, जो इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और यही सारी चीज़ आपको इसमें बताई गई है, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी वगैरह पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसमें आपको जो है वैक्सीनेशन का बताया कि वैक्सीनेशन जो है ये असल में होता क्या है। ये एक ऐसा माइक्रोब वगैरह होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं ख़तरनाक, वायरस वगैरह, जो कि हम उनको कमज़ोर करके क्या करते हैं, इंजेक्शन बनाते हैं किस्म का, और वो ही इंजेक्शन लगा देते हैं इंसान को, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जब आप वो इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें कोई दवाई या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, वही वायरस होता है जिसके खिलाफ आप लगाते हो। लेकिन मसला उसमें क्या होता है कि उस वायरस को हमने वीक बनाया होता है, उसको हमने कमज़ोर बनाया होता है, तो अगर बॉडी में वो जाए तो उससे कोई मतलब कोई मसला नहीं हो सकता, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सर दर्द करवाएगा, आपको बुखार करवाएगा, बस यही, ठीक है। लेकिन जब वो आपके बॉडी में जाएगा तो बॉडी को लगेगा कि ये कोई रियल चीज़ है ना, मतलब कि कोई ख़तरनाक चीज़ है, तो उसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती हैं, मेमोरी सेल्स बनाना शुरू करती हैं। फिर अगर वही वायरस सच में आ जाए तो बॉडी में ऑलरेडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ वगैरह मौजूद होती हैं और वो बॉडी को नुकसान नहीं दे सकता, ठीक है। तो असल में वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो इसी तरीके से होती है। अब यहाँ पे आपको डिजीज़ का बताया गया जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, यूज़ ऑफ इम्यूनोलॉजी। फिर इसके टाइप ऑफ वैक्सीन बताए गए हैं, जैसे कि पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन में जो है वो अचानक यानी कि बनी बनाई एंटीबॉडीज़ होती है और आपने एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट की है, ठीक है, उनके बॉडी में मतलब एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली आ जाएंगे आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होगा कि आप वैक्सीन दोगे तो उसके खिलाफ बॉडी खुद बनाएगी, ठीक है। किल्ड में वही कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड है, इनएक्टिव है, आपने लगा दिया तो उसकी वजह से जो है वो हो जाएगा। अच्छा, फिर उसमें टॉक्साइड और किल्ड और एटेनुएटेड वगैरह आते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। टॉक्साइड का भी बता दिया। टेटनस जो हम नॉर्मली लगाते हैं अक्सर जो है वो रोड एक्सीडेंट्स के बाद लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीटॉक्सिन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होते हैं और लाइव एटेनुएटेड होते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है बस, उसमें आप देख लीजिए, ज़्यादा उसमें कोई याद रखने की ज़रूरत है भी नहीं। अच्छा जी, अब जो आपको मैंने इसमें वो जो डायग्राम बताया है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा ये आपको कोल्ड चेन बताया गया है। कोल्ड चेन इसमें इंपॉर्टेंट है। कोल्ड चेन का मतलब ये होता है कि जहाँ से वैक्सीन आ रहे हैं, कंपनी से बन के आ रहे होते हैं, ठीक है, और एक कस्टमर तक पहुँचते हैं, तो ये एक ख़ास टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर उसका टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। अगर ये टेम्परेचर हम बढ़ा दें 15-20 पे लेके जाएं तो वैक्सीन ख़राब होने का ख़तरा हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि वो वैक्सीन जो है स्टार्ट से लेके एंड तक, यानी कि कंपनी से लेके एक कस्टमर तक पहुंचने तक उसका यही टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, उसको बर्फ़ वगैरह में रखते हैं। इवन कि अगर आप उसको घर तक लेके आते हैं ना फार्मेसी से, तो फार्मेसी वाला भी आपको उसके साथ बर्फ़ देगा, ठीक है, यानी कि इस तरह देना चाहिए, हालांकि देते नहीं है वो अलग बात है। सो इट इज़ अ कोल्ड चेन, इस चीज़ को हम कोल्ड चेन कहते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि वैक्सीन सही रहते हैं, वो ख़राब नहीं होते और अपना काम सही तरीके से करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इम्यूनाइजेशन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पीपीटी की तरफ। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ मदरहुड एंड न्यूबॉर्न रिलेटेड केयर। इसमें जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी चेंज जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आती हैं, बस वही आपने नोट करनी है। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ क्या होता है कि बच्चे और उसका यानी कि मदर और बच्चे का जो हेल्थ है वो सही रहें और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ और बच्चे की सेहत पर कोई असर ना पड़े, इस चीज़ को मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर कहते हैं, ठीक है। इसमें 15 to 49 एज रिप्रोडक्टिव एज लिखा हुआ है, लेकिन असल में 15 to 40 या 35 होता है। खैर आप
40 याद रखें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है क्या क्या चेंजेस आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आते हैं एंडोक्राइन चेंजेस, यानी कि हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। अब इसमें HCG एक हार्मोन होता है जिसको हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। ये पहले जो है वो प्लेसेंटा से रिलीज होता है, ठीक है, और फिर वो जाके बॉडी में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसी तरह प्रोजेस्टेरॉन भी सेम काम करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और ये कॉर्पस लूटियम वगैरह से रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये जब ये रिलीज हो रहा होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से स्मूथ मसल कंट्रैक्शन कम हो जाती है, ठीक है। तो जब कंट्रैक्शन कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इंटेस्टाइन के मसल है वो भी कंट्रैक्ट नहीं होंगे, तो फीमेल्स को कंस्टिपेशन होने का खतरा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एस्ट्रोजन जो है वो एस्ट्रोजन एक तो फीमेल प्लेसेंटा से रिलीज करता है, ठीक है, उस वहाँ से रिलीज होते हैं ये वाले हार्मोन। और दूसरी बात ये कि ये मतलब यूट्रस को ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, यूट्रस को सॉफ्ट बनाता है बच्चे के लिए। इसके अलावा होते हैं रिलैक्सिन जो कि लेबर के प्रोसेस को आसान बना रहे होते हैं, उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। अब रिप्रोडक्टिव चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले तो यूट्रस का साइज बढ़ता है तकरीबन 5 टाइम्स, ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि 40 इंचेस या 40 सेंटीमीटर तक चला जाता है। नॉर्मली कुछ 8 सेंटीमीटर होता है, ये 40 सेंटीमीटर तक चला जाता है। साथ साथ इसका जो वजन होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 50 mg से लेके, यानी कि 50 mg स्टार्ट होता है ना, तो 1000 mg तक, यानी कि 1 किलो तक चला जाता है, 1 किलोग्राम तक। हाँ, तो बहुत ज़्यादा, 1 किलोग्राम तो नहीं होगा, सॉरी, 1000 mg लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा मतलब इसका साइज। अच्छा, अब यहाँ पे इसके अलावा सर्विक्स और विजाइना में चेंजेस आते हैं कि सर्विक्स जो है वो उसमें वो म्यूकस वगैरह प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और इसके अलावा विजाइना जो है एक थिकन मस्कुलर लेयर है, ठीक है, और ये इलास्टिक हो जाता है, ये भी बच्चे के लिए पैदा करने के लिए, मतलब उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मस्कुलोस्केलेटल की बात करें, मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस की, तो पोस्चर में यानी कि थोड़ा सा लॉर्डोसिस हो सकता है ज़्यादा प्रेशर की वजह से और पोस्चर की वजह से, ठीक है। नर्वस सिस्टम में चूंकि बॉडी के अंदर फ्लूइड वगैरह ज़्यादा जमा हो रहा होता है, तो ज़्यादा फ्लूइड की वजह से जो न्यूरॉन्स या नर्व्स वगैरह होते हैं वो कंप्रेस हो सकते हैं, और हाथों में स्पेशली नमनेस और इसी तरीके के कार्पल टनल सिंड्रोम वगैरह आ सकते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं हेल्थ असेसमेंट। इसके अलावा आप देखेंगे तो कार्डियोवास्कुलर चेंजेस में चूंकि ब्लड बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी में एक बॉडी दूसरी पल रही होती है, एक बच्चे की जान होती है, ठीक है। तो जो कार्डियोवास्कुलर चेंजेस होंगे यानी कि हार्ट की सप्लाई भी बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ेगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, 100 तक तकरीबन जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से जो है वो थोड़ा बहुत उनकी एक्सरसाइज और वो सारी चीज़ों पे मसले हो सकते हैं, चक्कर वगैरह आ सकते हैं। इसके अलावा रिस्पायरेटरी चेंजेस हो सकते हैं। रिस्पायरेटरी चेंजेस वही कि एक तो बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाना है तो रिस्पायरेशन जो है वो थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि डायफ्राम जो है ज़्यादा प्रेशर की वजह से, क्योंकि उसके नीचे मतलब यूट्रस होता है, तो यूट्रस की वजह से वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, क्योंकि यूट्रस का साइज बढ़ रहा होता है, तो उस वजह से मतलब सांस लेने में फीमेल्स को मुश्किल हो जाती है, और तकरीबन उनका सांस लेना जो है जो कैपेसिटी होती है, रिस्पायरेटरी कैपेसिटी, वो 5 to 10% जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फीमेल को हाइपोक्सिया वगैरह हो सकता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जो कि हमने ऑलरेडी बात की। अच्छा जी, आप देखेंगे तो इसमें जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस भी बहुत आती हैं कि एक तो जैसे मैंने आपको बताया प्रोजेस्टेरॉन वगैरह रिलीज होगा, तो उनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकता है, ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, जिसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में कॉमन होता है, तकरीबन 4 से 8 वीक के दरमियान ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। 14 to 16 वीक्स में फिर ये ख़त्म हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन, हेमराइड का ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा रिनल चेंजेस जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि किडनी का साइज़ वो
बढ़ सकता है, और वो ब्लड प्रेशर वगैरह चूँकि बढ़ चुका होता है ना पहले से ही, तो इसकी वजह से। और प्रेगनेंसी में फिर ये हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह होते हैं, फिर नेफ्रॉन के थोड़े बहुत मसले, या फिर जो किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि किडनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, ज़्यादा काम कर रहा होता है, तो इसीलिए उनके ये मसले भी हो सकते हैं, यानी कि किडनी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा न्यूट्रिशन जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है बहुत प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का, ठीक है। और बॉडी में वो चीज़ें जमा होने लगती है तो वेट बढ़ता है, तरह की चीज़ें हो सकती है। स्किन चेंजेस आते हैं, स्किन के ऊपर जो है वो पेटेशिया और ये दाग धब्बे आने लगते हैं, स्पेशली जो उनका मतलब जो ब्रेस्ट का कलर होता है, और इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है ना एरूला, एरूला जो है वो निपल के इर्द गिर्द का जो ब्लैक एरिया होता है उसको कहते हैं, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होने लगता है, ठीक है। और स्किन चेंजेस आती है। इसके अलावा ब्रेस्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है, वेट भी बढ़ जाता है, अबाउट 500 टू 800 ग्राम जो है वो वेट उनका बढ़ जाता है, ठीक है। और ये चेंजेस इसमें आती है। इसके अलावा इम्यूनिटी भी थोड़ी सी सप्रेस होती है ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे इम्यून सिस्टम की वजह से। और प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आपको ये प्रॉब्लम्स वगैरह बताए गए हैं, आप देख लीजिएगा। आगे जो है इसमें नोजिया एंड मॉर्निंग सिकनेस आपको बताया गया है पहले से ही कि प्रेगनेंसी में तकरीबन 4 से 8 हफ्तों के बीच में ये चीज़ होती है। और हार्ट बर्न यानी जिससे मैदा जलता है, जलन महसूस होती है, ये प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन बता दिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जब प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा ब्लैडर के ऊपर तो यूरिन भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। अब इसके कुछ ग्राफ्स है, ये आप देख लीजिएगा, वरना इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो इस पे मैंने 2-3 पार्ट्स रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। तो वो डिटेल्ड वीडियोस वो आप देख सकते हैं। इसमें जो चीज़ें उसके लिए इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, वाइवा के लिए, वो बस यही चेंजेस आपने याद रखने, ज़्यादा और में कुछ मतलब कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है। एंटीनेटल केयर का वैसे पूछ सकते हैं, तो एंटीनेटल केयर जो है आपको पता है कि डिलीवरी से पहले जो एग्जामिनेशंस और जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं ताकि बच्चा सही हो, मदर के हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और वो सही से सब कुछ चलें। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। और इसमें क्या क्या करना होता है कि एंटीनेटल केयर जो है वो पहले 28 वीक्स हर मंथ, यानी मंथ में एक दफ़ा, ठीक है। फिर 28 से 22 से 28 से 36 तक हर 2 हफ्ते बाद, और फिर लेबर तक हर हफ्ते 36 के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो। बाकी फीटल किक काउंट, ये तो खैर वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 10 घंटे में 12 घंटे में वो 10 किक्स मार सकता है, और अगर 48 आवर तक ये चीज़ ना हो सो इट इज़ नोन एज फीटल डेथ, ठीक है। सो अच्छा, ये उसके पोजीशंस बताए गए हैं। इसमें जो नॉर्मल पोजीशन है वो क्या होगा, वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। जो वर्टेक्स पोजीशन बताया वैसे ये नॉर्मल होता है, लेकिन आप भी मुझे अपना राय दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फीटल हार्ट साउंड जो है वो पेनार्ड्स और सोनिकार्ड वगैरह से सुनते हैं, ये उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हार्ट साउंड सुनते हैं। अच्छा, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं, खैर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फीटल एग्जामिनेशन, और जो जी चीज़ें चाहिए होती हैं, ये तो खैर डिलीवरी की बात आ गई। और हाँ, बस यही आपने इसमें याद रखना है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पीपीटी। जी, नेक्स्ट इज फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग हमें पता है, हमने बात की थी, इस पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, आई थिंक 2 वीडियोस में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। फैमिली प्लानिंग में हम 2 प्रेगनेंसीज के बीच में गैप के बारे में देखते हैं, कितने बच्चे होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम इसमें मतलब बात करते हैं, और कपल जो होते हैं उनको समझाते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग में जो है उसके पर्पसेस बताए क्यों करते हैं, ताकि कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, बच्चे ज़्यादा ना हो, 2 प्रेगनेंसीज के बीच में गैप सही हो, ठीक है, मदर और बच्चे का हेल्थ सही हो, ये सारी चीज़ें, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचा जा सके, ये हम इसमें देखते हैं। अच्छा, फिर इसके जो है आगे कुछ मेथड्स है वो बस आपको याद होने चाहिए। इसमें मैं यहाँ पे ही आपको बता देता हूँ, बाकी पीपीटी आप देख लीजिएगा, जो भी चीज़ें होंगी वो इसी 2 स्लाइड्स में है, ये मैं आपको बताता हूँ
आगे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके जो कंट्रासेप्शंस है, कंट्रासेप्शन का मतलब होता है यानी कि जो रुकावट के लिए तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें दो तरीके से हो सकते हैं। एक होता है रिवर्सिबल मेथड, दूसरे हैं परमानेंट मेथड। रिवर्सिबल वो जो कुछ टाइम के लिए हो, उसको आप हटा के दोबारा बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अगर परमानेंट मेथड पे आ जाए कोई, तो परमानेंट मेथड एक ऐसा तरीका होता है जिसमें परमानेंटली ही वो स्टेराइल यानी कि इनफर्टाइल होते हैं और फिर वो रिकवर नहीं कर सकते। अच्छा, अब रिवर्सिबल की अगर बात करें तो इसमें नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड होते हैं, यानी ऐसी तरीके जो कुदरती तौर पर हो, जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई कंट्रासेप्शन की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। फिर होते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में बीच में कोई रुकावट वगैरह यानी कॉन्डम वगैरह यूज़ करते हैं या फिर इस तरह की कुछ और चीज़, ठीक है। और इसके अलावा हार्मोनल प्लानिंग मेथड, हार्मोनल में कुछ इंजेक्शंस देते हैं, कुछ चीज़ें लगाते हैं, ठीक है। वो हार्मोन को इधर उधर करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो इसकी वजह से प्रेगनेंसीज नहीं होती। परमानेंट की बात करें तो ट्यूबल लाइगेशन और वेजेक्टमी, तो इसमें जो ट्यूब्स होते हैं मेल फीमेल के, ठीक है, जो वो लेके आते हैं एग्स और स्पर्म लेके आते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक, उसको काटते हैं। नेचुरल में फिर आपको लैक्टेशन एमिनोरिया का बताया गया है, यानी जब फीमेल जब तक बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उस टाइम तक 90% चांस होता है कि उसके दूसरा बच्चा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जितना वो ज़्यादा दूध पिलाती है मतलब उतना ज़्यादा उसके नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। विड्रॉल मेथड की हमने बात की थी कि जब मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी या इंटरकोर्स कर रहे होते हैं और जैसे ही मेल एजैकुलेट करने वाला होता है तो वो मतलब फीमेल के वेजाइना में एजैकुलेट ना करे बल्कि बाहर कर ले, दैट इज़ विड्रॉल मेथड, ठीक है। इसके अलावा एब्स्टिनेंस मेथड, जिसमें मुकम्मल इंटरकोर्स ही ना हो, एंड सेफ पीरियड जो है वो क्या कहते हैं, जो 28 डेज का पीरियड था उसमें 8 से लेके 19 तक वो अनसेफ डेज थे, फिर बाकी जो है वो सेफ डेज थे, ठीक है। तो सेफ डेज में 1 to 8 और 19 से यानी कि 19 से लेके यानी 20 से लेके 28 तक, ये जो 10-18 दिन तकरीबन बनते, ये सेफ पीरियड कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा बैरियर मेथड्स में वही कॉन्डम आते हैं, डायफ्राम आते हैं, सर्वाइकल केफ और कुछ टैबलेट्स, कुछ जेलीज वगैरह आते हैं, ठीक है। और कुछ सी पे लिखा हुआ है IUCDs, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसमें मल्टी लोड और कॉपर टी आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि उसमें लगाए जाते हैं यूट्रस वगैरह में, ठीक है, और उससे बच्चे नहीं होते। हार्मोनल फैमिली प्लानिंग का बताया गया है, जिसमें ओरल पिल्स है, जैसे प्रोजेस्टेरोन है, वो इसमें एक ही हार्मोन आता है, ठीक है। कंबाइन होते हैं कुछ, और कुछ ECP अदर टैबलेट्स होती हैं, कुछ इंजेक्टेबल होती हैं जैसे कि दवाइयाँ या इंजेक्शन, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन इंजेक्टेबल है और कंबाइन भी आते हैं, और कुछ सबडर्मल इम्प्लांट्स जो स्किन के नीचे वो चीज़ें लगाते थे ना, उसको हम कहते हैं। अच्छा, सर्जिकल मेथड्स में वही ट्यूबल लाइगेशन जो फीमेल्स के लिए है और वेजेक्टमी जो मेल के लिए है। ट्यूबल लाइगेशन में जो ट्यूब होता है ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब, उसको काटते हैं, और वेजेक्टमी में जो एपिडिडाइमस होता है, ठीक है, एपिडिडाइमस या जो वाज डिफरेंस होता है उसको काटते हैं, ठीक है। तो वो सेल्स आगे आते ही नहीं है और इसी तरीके से जो है वो प्रेगनेंसी नहीं होती। आपको आगे इसी की सारा डिटेल इसकी बताई गई है, तो उस पर आप अगर देखना चाहते हैं तो देख लें। इसका जो ओवरव्यू या जितना आपको वाइवा के लिए पता होना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, एंड दैट्स ऑल। अब इसके बाद जो लास्ट PPT है वो पढ़ते हैं और यहाँ तक हमारा CHN के वाइवा का जो कोर्स है या जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ एडोलेसेंट इन रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ चेंजेस, ठीक है, या फिर जो भी। अब इसमें आपको वही बताया गया है कि ड्यूरिंग एडोलेसेंस क्या है मेल फीमेल के बॉडी में, और ये सेक्सुअल हेल्थ या एडोलेसेंट सेक्सुअल हेल्थ को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ताकि हमें अनसेफ एबॉर्शन, अनवांटेड प्रेगनेंसीज और STIs वगैरह से बचाया जा सके, इसके लिए, ठीक है। अब 10 से 11 साल की अगर हम बात करें तो फीमेल में जो है विजिबल चेंजेस आती हैं गर्ल्स में, ठीक है, कि उनके जो है ब्रेस्ट डेवलप होने लगते हैं, बॉडी ग्रो करने लगती है, ठीक है, और वो इसी एज में तकरीबन 5 से 20 सेंटीमीटर जो है वो उनका साइज़ बढ़ता है, ठीक है, और तकरीबन 16-17 साल तक उनका इसी तरीके से साइज़ बढ़ता रहता है।
अबाउट 20 सेंटीमीटर पे जाके उनकी मतलब जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है। इसी तरह 12 से 14 साल बाद यानी कि 1-2 साल बाद आप देखेंगे तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट के बाद उनके जो है बॉडी में अंडर आर्म्स और डिफरेंट जगहों पे जो है वो हेयर आने लगते हैं, ठीक है। और उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट होने लगते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। अच्छा जी, इसी तरह अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ में जो उनके एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी पीनस, टेस्टिस और स्क्रोटम वगैरह जो होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं और उनके भी वही प्यूबिक हेयर आने लगते हैं, डार्क एंड थिकर होने लगते हैं, ठीक है। और इनका जो साइज़ बढ़ता है अबाउट 10 to 30 सेंटीमीटर बढ़ता है, ठीक है। और तकरीबन इनकी जो हाइट है या फिर जो ग्रोथ होती है वो 18 से 20 साल तक चलती रहती है। अच्छा, इसके बाद जो है वो बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस जैसे उनका हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वगैरह प्रोड्यूस होने लगता है, ब्रेन अच्छे से काम करने लगता है, इरेक्शन स्टार्ट होने लगता है, स्पर्म इजैकुलेशन वगैरह होती है। तो ये सारी चीज़ें उनमें आ जाती हैं और कुछ चेंजेस जो आपको यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। सो बोन्स जैसे कि ब्रेन उनके डेवलप होते हैं, बोन्स अच्छे खासे होते हैं, बिगर एंड स्ट्रॉन्गर होते हैं। क्लमसीनेस यानी कि उनको वही चोट वगैरह लग सकती है क्योंकि ज़्यादा घूम फिर रहे होते हैं, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेंथ, स्किन एंड हेयर, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकते हैं कि वो रात को जल्दी लेट सोएंगे, सुबह जो है वो लेट उठेंगे, ये सारी चीज़ें। पसीना आने लगता है। अच्छा, ये सवाल पेपर में भी आया था, क्या न्यू टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड इन द आर्मपिट एंड जेनिटल एरिया बिलो ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्किन बैक्टीरिया फीड ऑन द स्वेट एंड दिस ग्लैंड्स, ठीक है। तो इसी तरीके से विच कैन लीड टू बॉडी ऑर्डर, हाइजीन इज इम्पोर्टेंट। तो ये हाइजीन को देखते हुए वो जो सवाल था मैंने उसमें हाइजीन का कुछ इसी तरीके से जवाब था वो मैंने लगाया था। लोगों ने शायद हार्मोनल चेंजेस लगाए थे, वो क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी आइडिया हो रहा है कि वो हाइजीन ही था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टीथ जो है वो बाकी जिसको अक्ल के दांत कहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें तो वो आने लगते हैं, वेट बढ़ने लगता है और ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। सो यहाँ पे यही आपको कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी है, मेन चेंजेस मेल और फीमेल में, जो कि हमें पता है, उसमें तो याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट CHN वाइवा। आई होप कि चीज़ आपको समझ आ गई होंगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।